तत्ता त्रकदंदन जिजकिट थो थुडंग तकथुन तकतु तकददिगिन तिगदा दिगदिग तिगदा दिगदिग तिगदा दिगदिग तैता थे ता थे। आपके डांस की वजह से भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है हीरा मंडी। शामिन सहगल मुझसे कथक सीख रही थी, तो कभी कभी हम उनके ऑफिस में भी क्लास करते थे। और आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया। मैं इस बात से हैरान हूँ क्योंकि जब भी कुछ इतना ग्रैंड होता है, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि ग्रैंड है, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं हुई। मुझे सुनकर हैरानी हो रही है। मनीषा जी आई कि विजयश्री जी आप कुछ कर रही हैं, मुझे भी थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब मैं मान गई उनको। तो कितने रीटेक्स लिए लेकिन 3 दिन में गाना शूट हो गया। आप इसी से समझ लीजिए कितने रीटेक हुए होंगे। बिरजू महाराज, एपिटोम ऑफ कथक जिसे कहते हैं, वो आपके गुरु रहे। मैं संजय जी के पास भी इसीलिए पहुंची कि मैं महाराज जी की शागिर्द थी। डांस स्ट्रेस फ्री होने का और खुश रहने का एकदम सिंपल तरीका है, और आज उसी खुशी की बात होगी H2O जिंदगी के इस एपिसोड पर, क्योंकि आज हमारी खास मेहमान है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या विजयश्री चौधरी, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में 2 सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किए हैं। मेरा नाम है वीना सोनी और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। H2O जिंदगी में हम बात करते हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी हम ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासिकल सफ़र। विजयश्री दी, थैंक यू सो मच H2O जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। प्लेजर इज़ माइन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अ वार्म वेलकम। और शुरुआत हम हमेशा इससे करते हैं क्योंकि हमारा चैनल है हेल्दी, हैप्पी एंड ऑसम जिंदगी। तो डांस आपको कितनी हैप्पीनेस देता है? एक बात कहूँ, हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं, आज मेरा मन खुशी से नाच उठा। तो नाच जो है वो खुशी से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जब आपका मन नाचता है तो फिर सारी सृष्टि नाचती है। अब देखिए, हवा चलती है तो पेड़ झूम रहे होते हैं, लहरें नाच रही होती है। तो जो जहाँ जीवन है वो सब नृत्य कर रहे हैं, जहाँ मूवमेंट है वो सब नृत्य है मेरे लिए। बिल्कुल, सब कुछ नृत्य है, डांस है। और ये डांस आपने बॉलीवुड की हीरोइनों को भी करा दिया। हीरा मंडी, जो कि इतना फेमस इंडियन सीरीज़ हो रही है, अपने सेट्स के लिए ऑफ कोर्स, म्यूज़िक के लिए ऑफ कोर्स, संजय लीला भंसाली के लिए ऑफ कोर्स, जिस तरह से पूरा प्रदर्शन किया गया उसके लिए ऑफ कोर्स, और साथ ही आपके डांस की वजह से भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है हीरा मंडी। क्या कहूँ। संजय सर का कमाल है इसमें। जिस तरह की विजुअलाइजेशन उनकी रही है और जो सपोर्ट वो आपको करते हैं सेट पे, तो मुझे लगता है ये एक मिला जुला ये एक वेंचर है जिसका आप आनंद उठा रहे और सारी दुनिया आनंद उठा रहे है इस चीज़ का। नहीं तो बिल्कुल ही शुद्ध क्लासिकल बंदिश है, और आप देखिए किस तरह से पॉपुलर हो रही है। और वो उसमें आवाज़ भी आपकी ही है, वो जो बंदिश है। एक पढ़ंत मैंने की है, तो वो यहाँ भी हमें थोड़ा सा सुना दीजिए ना। जी ज़रूर। तत्ता त्रकदंदन जिजकिट थो थुडंग तकथुन तकतु तकददिगिन तिगदा दिगदिग तिगदा दिगदिग तिगदा दिगदिग तैता थे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और इतना खूबसूरत है तभी इतना वायरल हो गया है और तभी इतने रील्स बन रहे हैं। जी। मतलब इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। एकदम भरा पड़ा है। आपने कहा बहुत सारा सपोर्ट मिलता है जब आप संजय लीला भंसाली के साथ काम करते हैं, तो किस तरह का सपोर्ट? आप थोड़ा सा मुझे बताइए खुल के, कैसे वो आपको सपोर्ट कर रहे थे? नहीं तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट हुआ उनका, और उसके बाद किस तरह का उन्होंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि ये होने वाला है, और फिर कैसे इंडियन क्लासिकल को थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी भी बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई ऑडियंस थोड़ी कंटेम्प्रेरी है, ठीक है, आई नो सेटअप है 1947 का, लेकिन कंटेम्प्रेरी ऑडियंस है। तो क्या उन्होंने कहा कि कैसे मर्ज होगा ये, और क्या निकल के आना चाहिए, क्योंकि एक एक्सप्रेशन होता है, डांस इज एन एक्सप्रेशन, क्या निकल के आना चाहिए, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने मतलब जैसे शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी कि शामिन सहगल मुझसे कथक सीख रही थी, तो कभी कभी हम उनके ऑफिस में भी क्लास करते थे। तो 1-2 बार वो झांक रहे थे आके क्लास में, फिर आ जाते थे तो बैठ जाते थे, और बैठते थे तो बहुत सारी चीज़ें वो बताते थे। उनका विजन बहुत क्लियर है, और सबसे अच्छी बात है वो हर चीज़ की बारीकाइयाँ जो होती हैं ना उसको वो समझते हैं। बहुत गुणी कलाकार हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो
मतलब मैं बताऊं इससे पहले बोलते थे शामिन देखो वो कैसे बैठी हैं, शामिन देखो वो कैसे खड़ी हैं उनकी गर्दन देखिए, गर्दन में ये जो लाइन बन रही है उसको देखो, उसको कॉपी करो, पीठ सीधी करो। तो उनको हर चीज़ ऐसे एक्सरे मशीन लगी है उनकी आंखों में। मैं तो कई बार कहती हूँ कि एक्सरे मशीन लगी है, कोई चीज़ छूटती नहीं उनकी नज़रों से, बहुत बहुत शार्प है वो। सेट पे एक लड़की का दुपट्टा थोड़ा यहाँ होने की जगह यहाँ था, उन्होंने रोक दिया, बोले उसका दुपट्टा ठीक करो पहले। और इतने से आप मॉनिटर में देख रहे हैं, उसमें भी उनको 50-60 लोगों के बीच में वो कन्या दिखाई दे गई जिसका दुपट्टा थोड़ा पीछे था। तो आप उनकी पारखी नज़र को देखिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो हुआ वो उनकी वजह से हुआ। क्या बात है, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। ऐसे कलाकार विरले होते हैं वैसे। बिल्कुल, वो उनकी फिल्में देख के समझ आता है और वो ये सीरीज़ देख के भी समझ आ रहा है, चाहे मिक्स रिव्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का ग्रैंड अपीयरेंस वो देते हैं, ठीक है ना, जिस तरह का भव्य विजुअल दिव्य है सब चीज़, एकदम भव्य दिव्य है। बिल्कुल दिव्य, मेस्मराइजिंग, सच में देख के लगता है वाह क्या देख रहे हैं हम लोग, आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ है। छोटी छोटी डिटेलिंग की हर चीज़, कोई भी मतलब हाथ मुद्रा अगर आपने यहाँ ख़त्म किया तो वो चाहेंगे कि यहीं पे ख़त्म हो, दूसरा जब आप टेक ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे वो बहुत नॉर्मली बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर एक्चुअली मूवमेंट्स और डांस का जो मज़ा है, जो जिसको हम कहते हैं उसके पास बड़ा अच्छा स्किल है। तो दो मूवमेंट के बीच की जो जगह होती है, जो उस जगह को अच्छे से निभा लेता है ना, वो सबसे अच्छा डांसर है। और वो जगह उनको पता चलती है कि वो कहाँ आप कैसे गए यहाँ से वहाँ तक, जो जर्नी है मूवमेंट की। तो इसलिए मैं उनको बहुत मानती हूँ, मेरे गुरु समान है वो, मैं बिल्कुल उनको अपना गुरुतुल्य मानती हूँ उनको। तो ये आपने शूटिंग के दौरान की बात बताई, अच्छा कितना फ्लो में चल रहा था ये, क्योंकि क्या होता है ना, जब शूटिंग होती है बहुत सारे कट्स होते हैं, चाहे एकदम फ्लो में भी जा रहा हो लेकिन बहुत सारे कट्स होते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है कि कुछ शॉट देंगे फिर कट देंगे फिर देंगे फिर। सो डांस कहते हैं फ्लो में होता है भाई, एक बहाव में होता है, अगर रुक रुक के हो तो क्या वो स्मूथनेस आती है। हाँ, एडिटिंग टेबल पे तो आ जाएगी डेफिनेटली, बट वो कितना चैलेंजिंग होता है डांसर के लिए भी और कोरियोग्राफर के लिए। डांसर के लिए थोड़ा शायद ज़्यादा होता होगा, हमारा काम तो हो जाता है, हमने सिखा दिया तो जब वो कर रही होती है पर उनको काउंट दिया जाता है, तो अकॉर्डिंगली वो करती हैं। सारी ट्रेन डांसर्स थी, अलग अलग स्कूल से आई थी, तो इसलिए कुछ भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, और कितनी दिन आपने प्रैक्टिस की, और जो मेन एक्ट्रेसेस थी, लीड एक्ट्रेसेस थी, मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा, इन सब के साथ आपने कितने दिन प्रैक्टिस की और फिर जाके फाइनल शूटिंग डे आया? बस शूटिंग डे पे ही प्रैक्टिस हुई है, सारे आए और शूटिंग शुरू हुई थी। एक दिन पहले मुझे उन्होंने 2 दिन पहले बुलाया था। सबसे पहले तो मैंने ये गाने में पढ़न की थी, उस वक्त बुलाया था। अचानक एक दिन मुझे उनका ऑफिस से फ़ोन आया कि सर ने आपको सेट पे बुलाया है। तो मैं सेट पे गई तो उन्होंने कहा कि ये गाना आपको करना है। तो मैं इतनी घबराई, बहुत घबराई मैं, क्योंकि मेरे गुरु ने उनके साथ काम किया है, तो मुझे वो लग रहा था कि उनके बराबर तो मैं कहीं नहीं हूँ, महाराज जी जैसा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब उन्होंने इतनी जिम्मेदारी डाली तो नेचुरली आपको एक प्रेशर हो जाता है। तो मैं एकदम ऐसे घबराई सी। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझा कि ये अच्छा नहीं है, ये पहले बोलते थे हाँ ये बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता था अब अच्छा है बोला तो इसी को रखना है। फिर कहते अच्छा कुछ और कर दो फिर कहते थे कुछ और कर दो। तो मुझे लगता आपने तो ये बोला था, ये ठीक लग रहा है, तो बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो वो बोलते नहीं थोड़ा एक और कुछ कर लेते हैं, कुछ और करके दिखाइए, इसमें और क्या हो सकता है। फिर उसमें से वो सेलेक्ट करते थे। फिर मुझे भी बाद में थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगा कि क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं, है ना। तो बहुत इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत सपोर्ट था उनका, बहुत प्यार से चीज़ें निकलवाई है उन्होंने ये भी एक कला होती है ना, प्यार से चीज़ें निकलवाना, और आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया। मैं इस बात से हैरान हूँ, क्योंकि जब भी कुछ इतना ग्रैंड होता है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि ग्रैंड है, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं हुई। मुझे सुनकर हैरानी हो रही है, कसम से प्रैक्टिस नहीं हुई है। एक बार ग्रुप आया था जो डांसर्स का ग्रुप था, क्योंकि वो चक्कर के हमको सिंक्रोनाइजेशन उसका वो डिफ़िकल्ट हो सकता था। तो एक दिन पहले बच्चे आए थे और उनके साथ हमने किया, पर एक्टर्स के साथ हमने उसी दिन किया जिस दिन हम शूट कर रहे थे। सिर्फ हम जब, क्योंकि दूसरे शॉट्स लिए जा रहे थे, शूटिंग तो ऑन थी, पर हम फ्लोर पे प्रैक्टिस कर रहे थे बाकी ग्रुप के साथ। तो मनीषा जी आई कि विजयश्री जी आप कुछ कर रही हैं, मुझे भी थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब मैं मान गई उनको, इतनी सीनियर एक्ट्रेस है, इतना अच्छा काम किया उन्होंने, पर फिर भी
मुझसे वो पूछ के गई कि क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मैंने कहा मनीषा जी आप तो कर लेंगी, कोई मुश्किल कुछ है नहीं। कह रही नहीं, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। फिर उन्होंने थोड़ा सा देख लिया। फिर ऋचा चड्ढा जी भी बोलती थी मुझे नज़र बताइए, मैं कहाँ देखूँ, कैसे देखूँ। तो सब लोग अच्छे कलाकार जब हो ना तो उनके साथ काम करने का आनंद अलग ही होता है। और किसके लिए सबसे आसान था सच में पिकअप करना डांस स्टेप्स? सबके लिए, क्योंकि सब ट्रेन डांसर्स हैं। मनीषा जी भी, उनका अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों का उनके साथ, और ऋचा जी ने भी कथक सीखा है। बहुत लोग शायद जानते नहीं है ये बात, पर उन्होंने बचपन में कथक सीखा है दिल्ली में जब वो थी। फिर अदिति जी, और वो तो मतलब है ही है, डांसर है ही। उन्होंने दोनों ने, संजीदा और अदिति ने, दोनों ने सीखा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और फिर जब सर सामने होते हैं तो सब बहुत प्यार से चीज़ें हो जाती हैं, कंफर्टेबली फ्लो के साथ आराम से हो गया। जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को तो आपको वो बहुत आसान लगता है। मतलब बल्कि वो आसान करने में इतना नहीं होता है, पर जो उनकी गाइडलाइंस होती है उसके आधार पर आप फिर वो सही पाथ आपको दे देते हैं तो फिर मुश्किल नहीं होती। और यहाँ मैं आपकी भी तारीफ़ करना चाहूँगी क्योंकि आप कोरियोग्राफर थी और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं था और आपने इतना बेहतरीन क्रिएट, ऑफ कोर्स डायरेक्टर की मेहनत थी, आपने कहा पूरा सपोर्ट मिला, बट जो थॉट प्रोसेस होता है वो निकल के आना बाहर, उसके बाद पूरा सबको सिंक्रोनाइज करना, बस वही डिफ़िकल्ट था क्योंकि सब एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें सब इतनी भीड़ डिफरेंस है, इतना भी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। और उनकी नज़रों से छुपता भी नहीं है, थोड़ा भी इधर से उधर होते थे कट फिर से करिए, वो देखो उसको गड़बड़ है। तो वो इसलिए भी शायद बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो कितने रीटेक्स लिए लेकिन? 2-2 4-4 कभी-कभी हुए हैं, कभी-कभी हुए हैं। फिर भी कम है, 2-2 4 बहुत ज़्यादा नहीं। ग्रुप जब कर रहा था तब तो 2-4 में ही हो गए हैं, है ना। और एक्टर्स के साथ भी कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं आई। ऋचा जी तो मतलब ऐसे फट 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 आके एकदम कि क्या करना है बता दो, झटपट, बिल्कुल भी नहीं तकलीफ हुई। 3 दिन में गाना शूट हो गया। आप इसी से समझ लीजिए कितने रिटेक हुए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुपर फास्ट स्पीड से हो गया। मैं तो कहूँगी कि अगर 3 दिन में हो गया और आपको पता ही 2 दिन पहले चला था, तो इस वजह से मुझे लगता है क्योंकि सब ट्रेंड थे, इसी वजह से वो हो पाया इतनी जल्दी। ऐसे मैंने भी कथक सीखा जब मैं छोटी थी, बचपन में दिल्ली में मैंने भी कथक सीखा है, लेकिन आपने ऐसे गुरु से सीखा है। अभी आपने अपने गुरु महाराज का नाम भी लिया, नाम नहीं लिया, लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगी कि बिरजू महाराज एपिटोम ऑफ कथक जिसे कहते हैं, वो आपके गुरु रहे। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं पैदा हुई हैदराबाद में। तो हैदराबाद क्योंकि साउथ में है इंडिया के, तो उसमें उस टाइम जो है वो कर्नाटक म्यूज़िक का, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी डांस स्टाइल्स का प्रचलन ज़्यादा था, कथक का नहीं। कथक क्योंकि नॉर्थ इंडियन डांस फॉर्म है। तो वैसे क्लासेस थे, मैं हैदराबाद म्यूज़िक कॉलेज में सीखी हूँ कथक। गोपाल राव जी मेरे गुरु थे, तो वहाँ मैं सीख रही थी, प्रोग्राम्स भी बहुत करती थी, शोज़ बहुत होते थे मेरे। फिर एक दिन मैंने पंडित बिरजू महाराज जी का डांस देखा, वो हैदराबाद आए थे प्रोग्राम के लिए। फिर मुझे लगा कि अब मैं बस इन्हीं से सीखूंगी। तो 2-3 लोगों ने मुझे मिलवाया महाराज जी से। तो महाराज जी ने कहा अच्छा तुमको सीखना है मुझसे तो तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा परस्यू करना पड़ा, मेरे फादर को मनाना पड़ा मुझे कि मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी कम थी उस टाइम। मेरे बस 10th कंप्लीट ही हुआ था, 15-16 साल की मेरी उम्र थी। तो उनको लग रहा था इतने बचपन में अकेले हॉस्टल में रहेगी। तो मेरी माँ ने मगर थोड़ा सपोर्ट किया, कह रही कुछ नहीं होगा, वो रह लेगी, आप जाने दो उसको, थोड़े दिन देख लो, नहीं रह पाएगी तो वापस आ जाएगी। तो इस तरह से फिर मैं दिल्ली आई महाराज जी के पास। और फिर कितने साल तक आप उनसे सीख रहे थे? 35 साल तक जुड़ी रही हमेशा, अंत तक। मतलब इवन जब ये कोविड के समय में महाराज जी कभी कभी ऑनलाइन क्लास हमारी करते थे, कहते मैं पुराने लोगों को सिखाऊंगा अब। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उनको जूम का जो सिस्टम होता था, क्योंकि लैग करता है तो उनको लगता है सब बेताला नाच रहे हैं वो कहते सब बेताला नाच रहे हैं, मैं अपने पुराने शागिर्दों को सिखाऊंगा, ये नए बच्चे मेरे मतलब इनके बस की नहीं है। फिर उनको थोड़ी देर बाद समझ में आया कि पुराने वाले भी बेताले लग रहे हैं, क्योंकि वो लैग करता है तो वो लेट आता है आप तक। तो वो इस तरह से, तो मगर उस वक्त वो उन्होंने बहुत खूबसूरत बंदिशें बनाई थी, वो सब सिखाई उन्होंने, सब ऑनलाइन सिखा रहे थे। तो
तो वैसे तो उनसे हमेशा जुड़ी रही, जब से एक बार उनके पास पहुंची, चाहे मैं कितना ही विदेशों में घूमी हूँ, इंडियन एम्बेसी में मैंने जॉब भी की, फिर भी लौट के मैं हमेशा उनके पास आई। मेरे लिए सबसे आइडल अगर मैं कहूँ तो महाराज जी ही हैं। क्या बात है। तो हमेशा गुरु शिष्य का ये जो संबंध है ये हमेशा बना रहा। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत आपने ये बात जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ। मैं संजय जी के पास भी इसीलिए पहुँची कि मैं महाराज जी की शागिर्द थी। तो आप इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? शुरू हुआ जहाँ आपने अपने पेरेंट्स को समझाना, हाँ उससे पहले भी सीख रही थी, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मुझे जाना है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उस वक्त कैसा लिया जाता था कि हाँ भाई कोई अपना करियर में भी बनाना चाहता है डांस में। क्या इस सोच से आप गई थी कि करियर बनाऊंगी मैं, या क्या था दिमाग में जो आपने कहा कि चलिए हम दिल्ली चलते हैं बेजू महाराज जी के पीछे पीछे और उनसे सीखते हैं? करियर जैसा कभी नहीं सोचा। सही बात तो ये है कि कभी आज तक भी नहीं सोचती हूँ मैं, कई बारी कि मुझे लगता नहीं कि ये एक राह मुझे मिल गई, बस मिल गई। मैंने इसको एज अ प्रोफेशन कभी नहीं समझा, शायद इसीलिए उसकी प्योरिटी मेरे अंदर बनी रही। और महाराज जी के सारे शागिर्द भी यही सोचते हैं, हम कला की साधना के लिए उनके पास गए थे। तब हमने ये नहीं सोचा कि इसके प्रोग्राम्स मिलेंगे, इससे पैसे कमाएंगे। वो सारी चीज़ें अपने आप होती है, जैसे फूल खिलेगा खुशबू तो फैलेगी। खूबसूरत बात कह दी आपने यहाँ तो पर। वही वाली बात है कि बस महाराज जी के पास सीखने गए तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता था। अच्छा, लेकिन अब आपने कहा कि फिर प्रोफेशन तो बन ही गया अपने आप ऑटोमेटिकली। ही बन गया, सोचा नहीं। रिसेंटली बात हो रही है कि हीरा मंडी इतनी हाई बजट सीरीज बनाई गई है, ठीक है, और जितने एक्टर्स को पे किया गया उन सब के वो सब पेमेंट्स भी बाहर आए कि कितने कितने करोड़ सबको दिए गए हैं। तो अगर आप बुरा ना माने और मैं आपसे ये पूछ सकूं कि आपको अच्छी पेमेंट मिली क्योंकि इतनी हाई फाई सीरीज बनाई गई? मैंने उनसे कोई जिक्र भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे तो उनके साथ काम करना ही था बस। और मैंने कभी नहीं सोचा, मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने कभी प्रोफेशनली सोचा नहीं डांस को करना। तो जब मैं वहाँ गई, बात भी हुई, क्लास मतलब मैंने ख़त्म भी किया, रिकॉर्डिंग भी हो गई, ना शूट भी हो गया, फिर भी मैंने कोई पैसे की बात नहीं की। उनके असिस्टेंट ने मुझे खुद से फ़ोन किया, मैम। मैंने कहा हाँ। बोले हाँ जी। तो मैंने कहा जी बोलिए। बोले आपने कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा जो आप दे दें। तो उन्होंने अपने मर्जी से उतने दिए जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी नंबर तो खुल के आ ही गया है सामने एक्ट्रेसेस का, तो आपका भी हम नंबर इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। मतलब इतना बड़ा अमाउंट है कि इतना बड़ा अमाउंट है कि इनकम टैक्स वाले पीछे आ जाएंगे। वो अगर मुझे प्यार से 1.25 रुपया भी देंगे ना तो मेरे लिए वो करोड़ों से ज़्यादा है, ऐसा मुझे मानना मेरा। तो वो बहुत प्यार से उन्होंने और इतना दिया, जो रिस्पेक्टफुल अमाउंट उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मेरा ये पहला ही काम था। उसके बावजूद उन्होंने अगर मुझे इतना दिया तो मैं सोचती हूँ कि बहुत दिया। कई सारे एक्टर्स जो हैं वो भी आपसे सीखते रहते हैं जी। जैसे सारा अली खान ने भी आपसे सीखा है। तो अगर किसी आम इंसान को आपसे सीखना हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? बिल्कुल, मुझे डीएम करे, आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है। मोस्ट वेलकम। इसके अलावा ऐसा कौन सा आपका असाइनमेंट था, या फिर आपने कहा कि आप बाहर भी जाती रहीं और वहाँ भी परफॉर्मेंस हुआ, कई सारे परफॉर्मेंसेस आपने दिए, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने सिखाया, तो सबसे फेवरेट असाइनमेंट आपका ऐसा कोई पल जो हमेशा यादगार रह गया कि हाँ ये बहुत खूबसूरत पल था? वैसे तो बहुत सारे हैं। जैसे परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो मैं विदेशों में बहुत घूमी हूँ, कि बहुत सारी कंट्रीज़, 15-20 कंट्रीज़ में अलग अलग गई हूँ। देश को रिप्रेजेंट करने को मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि ICCR की तरफ से आप जाते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से जाते हैं, तो इस तरह से तो एक बड़ा ही रिस्पेक्टफुल एक परफॉर्मेंसेस होती हैं इस तरह की, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं विदेशों में, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो हमको रिसीव करते हैं अच्छे से, हमारी आर्ट फॉर्म्स को, क्योंकि वो कभी 60s में चले गए हैं फैमिलीज़ या थोड़ा लेट चले गए, तो उनके दिमाग में आज भी उस ज़माने का हिंदुस्तान बसा हुआ है। तो आज जब हम उनको वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी करके दिखाते हैं तो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं वो, और बहुत खुशी भी होती है अपना कल्चर देख के उनको। तो जब मैं विदेश के शोज़ करती हूँ तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और हिंदुस्तान में तो है ही है। एक जैसे मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मैं संगीत नाटक अकेडमी ने मुझे साउथ में भेजा था, पौंडीचेरी। वहाँ पे मुझे
सिर्फ लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए भेजा था, क्योंकि साउथ में इतना कथक का उस ज़माने में प्रचलन नहीं था। करीब शायद 30 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ मैं गई, स्कूल्स में मुझे लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस देने थे। मेरे साथ सिर्फ 2 ही म्यूजिशियंस थे, एक तबले वाला और एक सिर्फ हारमोनियम, सिर्फ लहरे के लिए एक को मैं लेके गई थी। तो मैं वहाँ गई अरविंदो आश्रम, तो मुझे वो जगह इतनी प्यारी लगी। तो मैं वहाँ स्कूल से उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ अपनी सेवा दे सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे यहाँ परफॉर्म करने मिलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी ज़रूर, आप बताएं कब कर सकते हैं। मैंने कहा कल कर लेंगे। तो बोले ठीक है, 1.5 घंटा आप कर लीजिए। अब वो जब उन्होंने बोला 1.5 घंटा कर लीजिए, तो मैं एकदम ऐसी हो गई, क्योंकि म्यूजिशियंस नहीं थे, सिंगर नहीं था मेरे पास। उस वक्त मैं दिल्ली से आई थी, तो छोटे वाले टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, तो मैं कुछ क्लासिकल के कैसेट्स लेके आई थी। तो मैंने किशोरीता यामोनकर जी का गाया हुआ म्हारो प्रणाम किया और उससे शुरुआत की। तो लोग ऐसे रो रहे थे। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस जीवन में कभी नहीं हुआ दोबारा। और वो ऑडियंस तो इतना परफॉर्म कर रहे मैं थे परफॉर्म कर रही थी, और मतलब ऑडियंस जो है वो उनके आँख से आंसू बह रहे थे। लोग मुझसे इतने प्यार से मिले, मुझे खुद को भी नहीं मालूम कि मैंने क्या ऐसा किया। उस वक्त वीडियो का ज़माना भी नहीं था, तो मैं उसको सहेज के रखती, पर वो एक इमोशन को मैंने आज तक सहेज के रखा है। वैसा मुझे वो परफॉर्मेंस जिस तरह से मेरा हुआ, वैसा दोबारा कभी नहीं हुआ। और वो जो रिएक्शन ऑडियंस का मिला था, वो भी मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। तो ये मेरे लिए, मेरे अंतिम समय तक मुझे वो याद रहेगा कि वो परफॉर्मेंस मेरी सबसे अच्छी थी। सो डांस इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, और जो फीलिंग्स आप लोगों में पैदा कर सकते हैं डांस के ज़रिए, वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। रस की उत्पत्ति, यही है रस की उत्पत्ति। बिल्कुल आपने सही इसको शब्दों में डाला है कि कितने अंदर तक आप इसे फील कर सकते हैं। कि कोई परफॉर्म कर रहा है और आप रोने लगते हैं, इसका मतलब है कि फीलिंग कितनी इंटेंस है एकदम। क्योंकि इतनी समरसता जिसको बोलते हैं ना, कि आपके साथ वो एक तार से जुड़ गए हम ऑडियंस के साथ। तो ऐसे बहुत विरले मौके होते हैं। तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच इसके लिए। इसके अलावा उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो कि अब कोरियोग्राफी को एज अ प्रोफेशन लेते हैं? देखिए अभी बॉलीवुड भी इतना बढ़ गया है, इसके अलावा भी आप देखोगे तो अगर आपने कहा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रील्स पर जब आप देखते हो कि उनको लगता है कि हाँ डांस हम कैसा भी कर लें, हम तो वायरल हो जाते हैं, लोग हमें जानने पहचाने लगते हैं, चाहे उन्हें डांस फॉर्म के बारे में नहीं पता होता। तो ऐसे यंग जनरेशन को आप क्या कहोगे? मुझे लगता है देखिए, हर चीज़ को ना सीखना ही चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो उसे सीखिए, है ना। बिना सीखे कुछ नहीं आता। आप थोड़ा बहुत गूगल गुरुजी आपको सिखा देते हैं, आजकल बहुत कुछ सिखा देते हैं, मैं मानती हूँ, पर उसमें आपकी मास्टरी नहीं हो सकती। और गूगल से आप अगर बंदिश भी सीख लेते हो, पर आप पे कैसे फब रही है वो आपको गुरु ही बता सकते हैं कि भाई जो तुम कर रही हो, ये अगर थोड़ा ऐसे कर लो, इस हाथ को ऐसे रख लो, नज़र ऐसे रखो। जो रिफाइन आपको जो किया जाएगा वो एक किसी गुरु के थ्रू ही हो सकता है। वो गूगल गुरुजी आपको नहीं बताएंगे, बंदिश वो आपको सिखा सकते हैं, है ना। तो आपको सीखना चाहिए और ईमानदारी से सीखना चाहिए, और जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास रख के करना चाहिए। जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हो, और पैशन है, मेहनत है। क्लासिकल में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि सोलो परफॉर्मेंस रहता है, हमें अकेले को स्टेज पे घंटा 1.5 घंटा करना है, तो उतना स्टैमिना आपको बनाना पड़ता है। स्टैमिना ऐसे बनता नहीं है। जैसे हम कहते हैं 2 घंटा 3 घंटे का जब हम रियाज़ करते हैं, तो 40 मिनट हम स्टेज पे नाच सकते हैं एट अ स्ट्रेच विदाउट गैप। तो वो मेहनत तो है, मगर फिर जब इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, वो भी तो पढ़ते हैं 18-18 घंटे, है ना। तो जब आपको एक्सेल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपने तो एज अ प्रोफेशन या एज अ करियर नहीं सोच के सीखा था, आप तो कला को, कला प्रेम की वजह से आप सीख रहे थे। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो हाँ दिमाग में रखते हैं कि हाँ अब हमें एज अ प्रोफेशन ही इस फील्ड में जाना है, तो क्या सही कदम है उनका ये? क्योंकि अभी देखिए हर किसी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जब आपने कहा ना आप 10th पास करके सीखने गए थे, तो अभी आजकल के ज़माने में क्या होता है ना, 10th पास करके सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिरकार हमें प्रोफेशन क्या चाहिए। अच्छा, पैशन से मिल गया आपका प्रोफेशन तो बहुत बढ़िया है, तब तो भाई जीवन ही आपका साकार हो गया, क्योंकि आपको मज़ा आएगा जो आप कर रहे हो। लेकिन कई लोग वाकई में सिर्फ एज अ प्रोफेशन भी करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वो टाइम अलग था मेरा वाला। पढ़ाई में मैं बहुत उतनी अच्छी भी नहीं थी, तो मेरा डांस की तरफ ही इंक्लिनेशन था, तो इसीलिए मैं आगे गई। मैंने दिल्ली आके मैंने बड़ी कोशिश भी करी कि मैं आगे थोड़ा पढ़ लूँ तो वो कोई डंडा नहीं था ना माँ बाप का सर पे,
अगर होता तो शायद पढ़ लेती। और मैं आज के बच्चों को यही कहूँगी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन मस्ट है। उसके साथ साथ आप करिए, आपके पास बहुत समय होता है। आजकल हम 4-4 घंटे जो इंस्टाग्राम में दूसरों के पोस्ट देख रहे होते हैं, उससे अच्छा है खुद पे थोड़ी मेहनत कर लो, है ना। खूबसूरत, बहुत बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। तो और मेहनत तो लगेगी, चाहे आप इस फील्ड में भी आना चाह रहे हैं, डांस में भी आना चाह रहे हैं, मेहनत तो लगेगी। हाँ, मज़ा भी आएगा खूब, बिल्कुल, लेकिन मेहनत तो कितनी हर अच्छी फील्ड में बात लगती है कि जो आपका शौक है वही आपका प्रोफेशन बन जाए। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, आप कभी बोर नहीं हो सकते। तो थैंक यू विजय दी, थैंक यू सो मच। और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतना वक्त हमारे साथ बिताने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और ऑसमनेस बिखेरते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड एकदम फन रहा होगा आपके लिए, तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी इंजॉय करने का मौका दीजिए। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।